हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो बेसिकली ये चैप्टर अभी लास्ट कुछ ईयर से ही क्लास 12 की सिलेबस में इंक्लूड हुआ है। उससे पहले 11th क्लास में ये हमारा टॉपिक था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ओके, सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, हमें उस बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। वो क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप से बनते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। सो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें ये पॉइंट्स अपने आज के सेशन में कवर करने हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है। सेकेंड वन इज फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। थर्ड वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें किस किस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनाने होते हैं और बनते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज एक्सप्लेन द वेरियस आइटम्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ आइटम्स आएंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी। सो उस बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ओके, एंड फिफ्थ वन इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ अकाउंटिंग इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कि एक्चुअली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके किस किस टाइप के होते हैं। क्लियर है? सो वन बाय वन हम ये डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स अपने आज के सेशन में, और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप जो टाइटल है, जो हमारे चैप्टर का मीनिंग है, आप उसके वर्ड को फोकस करिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, नॉन प्रॉफिट है। एक्चुअली दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में है, हमारे जो रन कर रहे हैं। एक तो होते हैं प्रॉफिट मेकिंग, एक होते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक जितनी भी हमारी कंपनीज होती हैं, टाटा, ओके, रिलायंस, जियो, मारुति सुजुकी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे हमारे प्रॉफिट अर्निंग है। ठीक, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं? ऐसे जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना। अब देखिए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस which are formed for the purpose of promoting commerce, art, science, religion, charity or any other useful object. I repeat once again, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बनाए जाते हैं किस पर्पस के लिए? प्रमोट करना। ठीक है, पर्पस ऑफ प्रमोटिंग, आप फोकस कीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे प्रमोटिंग, प्रमोट करना है, आपको बढ़ावा देना है किस चीज को? कॉमर्स, कमर्शियल जो आपकी एक्टिविटीज हैं, आर्ट, कला। ठीक है, कोई भी स्किल अगर किसी के अंदर है, कोई स्किलफुल एरिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, रिलीजन, चैरिटी को बढ़ावा देना है, लाइक जितने भी आपकी एनजीओ वगैरह होते हैं। क्लियर है? और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। जो यूजफुल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यूजफुल ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सो अगर आप इसे डिफाइन करेंगे, सो यूजफुल ऑब्जेक्ट रिलेटिंग टू द नीडी पर्सन। ठीक है, हम जो जरूरतमंद लोग हैं, जो ग्रुप है, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूजफुल चीज़ें जो होती हैं उनमें उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए जो काम करते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में की क्लास में आते हैं। क्लियर है? इट इंटेंड्स टू स्पेंड देयर इनकम इन प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्टिव। रिपीट वंस अगेन, इट इंटेंड्स टू स्पेंड देयर इनकम इन प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इनकी जो इनकम होती है वो इस अपनी जो इनकम है उसको प्रमोट करने के लिए, ये सारे एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। क्लियर? और क्या क्या होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? द प्राइमरी मोटिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू रेंडर सर्विसेज टू देयर मेंबर्स टू प्रमोट कल्चर, आर्ट, एजुकेशन एंड अदर रिलीजियस, सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। मेन मोटिव। ठीक है, फर्स्टली जो इनका फोकस होता है, जो एनजीओज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे हैं, इसे मैं बीच में एनजीओ वर्ड भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। क्लियर है? वो इसका एक एग्जाम्पल हम लेके चल सकते हैं। क्लियर? सो इनका मतलब, इनका मेन फोकस क्या है?
सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है। सर्विस किस किस चीज़ में, प्रमोट कल्चर संस्कृति। अगर जैसे हमारे भारत देश की संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्रीय, अलग अलग रीजन में अलग अलग रिलीजियस के और कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, तो अगर आप उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है, उसको बढ़ावा देंगे, आर्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है, अगर उनकी कोई स्किल को अगर आप प्रमोट कर सकते हो को और एनहांस कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आजकल हमारे सोसाइटी में ऐसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन को आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली नहीं जानते तो हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एनजीओ। एनजीओ आई थिंक सबको पता होता है इसका मीनिंग क्या होता है। जो नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनजीओ, ठीक है। मेनली उनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना है, तो वही बात यहाँ पे निकल के आ रही है। थर्ड पॉइंट इज मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम आर सब्सक्रिप्शंस, डोनेशन, एड बाय द गवर्नमेंट एटसेट्रा। अब ये बात तो क्लियर हो गई आपको, ये 2 पॉइंट डिस्कस करके कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अगर प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन मोटिव नहीं है, केवल सर्विस प्रोवाइड करना है, तो फिर इनकी इनकम कहाँ से होती है? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है ना, इट इंटेंड्स टू स्पेंड देयर इनकम, वो अपनी इनकम को खर्च कर देते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको पूरा करने के लिए, जो प्रमोट करने के लिए। तो आखिरकार इनके पास पैसा आता कहाँ से है ना, फंडिंग कहाँ से होती है? क्योंकि बिना फंडिंग तो कुछ हो नहीं पाएगा। सो मेन सोर्स क्या है इनके इनकम का, फंडिंग का? सब्सक्रिप्शन मिलना। अब यहाँ सब्सक्रिप्शन को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। और इस चैप्टर में सब्सक्रिप्शन पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकली। डोनेशन मिलता है, दान दिया जाता है, एड बाय द गवर्नमेंट एटसेट्रा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से इनको किसी न किसी तरीके से फंडिंग को प्रोवाइड होती है और गवर्नमेंट से भी फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करें और जिससे आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी अगर आप इसमें समझना चाहें तो हम 1-2 बातें और इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ये टॉपिक ऐसा, आप जितना डिटेल में जाएंगे उतना आपको और इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और वी कैन से इन अदर वर्ड, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशंस और एन एंटरप्राइज। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कि ना ही कोई एक सिंगल व्यक्ति द्वारा रन की जाती है, ना ही कोई एक सिंगल इंस्टीट्यूशन द्वारा, ठीक है, ना ही कोई एक एंटरप्राइजेस के द्वारा। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल जैसे आप देखते होंगे, एनजीओज हो गए हमारे, ठीक है, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। क्लियर है? तो चैप्टर को आगे मूव करने से पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि आखिरकार नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये होते हैं तो क्या होते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। सो फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स मींस इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स और वी कैन से इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो चैप्टर को मूव करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बेस है आपका वो क्लियर होना बहुत जरूरी रहता है। कि पता तो होना चाहिए कि आखिरकार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। पता चला कि स्टार्टिंग में हमने अपनी न्यूमेरिकल करानी शुरू कर दी और आपके ऊपर से सब चला गया, कोई फायदा नहीं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज their purpose is to further cultural, educational, religious and rendering service to people at large। इनका जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है। और देखो ये जो फीचर्स निकल के आए सब डेफिनेशन से निकल के आए, सब मीनिंग से निकल के आए, ठीक है। तो लार्ज एरिया में, पीपल एट लार्ज, जितने ज़्यादा एरिया तक, जितने ज़्यादा लोगों तक आपकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं आप करिए इन फील्ड में, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो रिलीजियस हो। क्लियर है? अब यहाँ बात करें एजुकेशनल की, तो देखिए बहुत सारे आज के टाइम में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन हो, चाहे वो एडल्ट एजुकेशन हो, चाहे वो ओल्ड एज एजुकेशन हो। क्लियर है? तो ऐसी बात नहीं, हर एक के पास पैसा है और हर कोई जो है अपने एजुकेशन में अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपने खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ उनके बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट या ऐसे एनजीओज कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है, इनका मेन मोटिव जो होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है विदाउट टेकिंग एनी इंटरेस्ट और प्रॉफिट। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, इट डजंट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनका ये मेन काम ये नहीं होता कि इनको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, बट इट डजंट मीन दैट इट कांट अर्न प्रॉफिट टर्म एज सरप्लस। ये जो इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। इन एक्टिविटीज़ में इनकी जो अर्निंग होती है उसे हम इन्हें अर्निंग कहाँ से, सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, क्लियर है, लाइफ मेंबरशिप फी से, वहाँ से इनको
क्या होती है, अर्निंग होती है। लेकिन इस अर्निंग से लास्ट में अगर ये अपना जो कैलकुलेशन करते हैं, जो अपने स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ जो एक इनके पास एक्सेस मनी निकल के आएगी, या ये मैं कहूँ कि प्रॉफिट निकल के आए, तो प्रॉफिट नहीं बोलेंगे उसे हम सरप्लस बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना। अब तक आपने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, चैप्टर्स मोस्टली कर लिए। ज़्यादातर प्रॉफिट या लॉस निकल के आता था। 11th क्लास में हमने प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज़ करा है, बट यहाँ हम वर्ड यूज़ करेंगे सरप्लस एंड डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस मीन्स अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट बच रहा है, प्रॉफिट आपके पास है, इनकम में से आपने सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो आपके पास पैसे बच रहे हैं, तो वो आपके कहलाएगा सरप्लस। क्लियर है? डेफिसिट जस्ट वाइस वर्सा। सो सरप्लस इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स एसेट्स एंड आल्सो ऑपरेशंस। सो सरप्लस बहुत जरूरी होता है अपनी एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, और जो कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेशंस का मतलब है जो भी एनजीओस के काम होते हैं। ठीक है, जैसे गरीबों को खाना खिलाना है, या विंटर के टाइम में कुछ एनजीओ होते हैं जो वुलन स्वेटर्स वगैरह बांटते हैं। ठीक है, और जो ब्लैंकेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, रोड साइडेड जो बैगर्स होते हैं उन लोगों की हैं। तो इतने लार्ज एरिया पे ये सब करते हैं, तो आखिरकार इन्हें कहीं ना कहीं से तो इन्हें पैसे चाहिए ना, फंड चाहिए। तो ये क्या करते हैं, सरप्लस जो इनके पास होता है उसको इस एसेट्स में और कुछ जो ऑपरेशंस होते हैं वहाँ इनकी पूरा करने में की हेल्प करते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस। ये अभी डेफिनेशन में आया था, बताया था मैंने आपको। फोर्थ पॉइंट, इट इज सेटअप एज अ चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट। एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो एज अ, यहाँ वर्ड यूज करा हमने एज अ, वो एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे काम करते हैं, है ना। ट्रस्ट होते हैं और उन्हें हम चैरिटी जैसे कहते हैं, भाई चैरिटी है, ये जो संस्था है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो नीडी लोगों की हेल्प करते हैं। तो लाइक दैट, इस टाइप से इनका काम होता है। क्लियर? दिस इज दस इट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बट बिलोंग्स टू द सोसाइटी। ये चाहे एक सिंगल व्यक्ति चलाए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चलाएं, लेकिन मेन चीज क्या है, ये सारे के सारा रहता है सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो जो सिंगल पर्सन होगा, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे, लेकिन वो होनी चाहिए उस सोसाइटी से रिलेटेड। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट इज इट इज मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफन कॉल्ड ट्रस्टी और मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, ये जिन इंडिविजुअल ग्रुप्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन रन किया जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रस्टी, ट्रस्ट का मालिक। ठीक है, ट्रस्टी वर्ड आपने कई बार सुना होगा। और मैनेजिंग कमेटीज ये सब बनाई जाती हैं। क्लियर? सिक्स्थ पॉइंट, फॉर द ऑपरेशन फॉर दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फंड इज नीडेड। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारी जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है, लोगों की हेल्प के लिए, लोगों की मदद मिल जाए, ठीक है, समाज की भलाई के लिए सारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन बिना फंड के तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। सो फंड्स आर गिवन बाय इट्स मेंबर और डोनर्स एज एंट्रेंस फी के तौर पे, मेंबरशिप फी के तौर पे, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। अब देखिए, ये जो हमने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करी है, एंट्रेंस फी, मेंबरशिप फी एटसेट्रा, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इनके बारे में डिटेल में अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अपनी आज की सेशन में। लेकिन ये बात ध्यान देना, ये बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत डिटेल में हमें जानना होगा, और आप में से ज़्यादातर बच्चों को इनकी मीनिंग ही पता है। क्या एंट्रेंस फी, ठीक है, एंट्रेंस करने की फ़ी होती है, ठीक है। मेंबरशिप फ़ी होती है, आप लाइफ टाइम मेंबरशिप बन जाओ, या फिर 1 ईयर के लिए मेंबर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से बने हुए हैं तो उसकी फ़ी आपको देनी पड़ती है। तो एक्चुअली ये जो फ़ी होती है वो फ़ी जाती कहाँ पर है, वो जाती है ऐसे लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है, बाय द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है आपको? अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए, जैसे कि अभी रिसेंटली अभी हमारे यहाँ एक इस टाइप से वायरस फैला हुआ है, कोविड-19 कोरोना वायरस। तो इससे कितने लाखों लोग अफेक्ट हुए थे अभी रिसेंटली, और अब तो खैर काफ़ी हद तक रिकवरी रेट है। बट मैं बात कर रहा हूँ जब स्टार्टिंग थी, है ना, मार्च अप्रैल और मई वी कैन से, तो ये लास्ट 2 और 3 जो मंथ्स थे, इस टाइम पीरियड की अगर बात करें तो कितने ऐसे जो लोग थे जिनकी नौकरी चली गई, ठीक है, जो रोड साइडेड लोग रहने वाले थे, या हम ये बात करें कि जो सिर्फ डिपेंड थे अपने डेली ऑपरेशंस पे, डेली उनको कमाना, डेली खाना, ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को जब खाने पीने की दिक्कत होने लगी, एक तरीके से उनका जो डेली रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आए, है ना। अब आप इस बारे में अगर डिटेल में जानना चाहें तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस ने आज के टाइम में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, एज ए कोरोना वॉरियर बनते हुए लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम आएंगे, ठीक है। तो ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन आर टर्म्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
वो सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो हम टर्म दे सकते हैं वो दे सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आज के टाइम में वैसे बहुत सारे हैं, कोई जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन पे खर्च करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। और जो ओल्ड एज होम होते हैं वो चलाते हैं। क्लियर है? तो ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो उनको फंडिंग इस तरह से मिलती है, लाइक एंट्रेंस फी, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन फी एटसेट्रा। क्लियर है? तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि हमारा ये थ्योरेटिकल सेशन है आज का। तो थ्योरी में एक एक बात मैं बीच में आपको दोबारा से रिकॉल कराना चाह रहा हूँ। वो ये कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। हम यहाँ कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आके बनते हैं, तो कैसे बनते हैं। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। अब बात हम कर रहे थे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम और पढ़ ले रहे हैं। जैसे कि आपके सामने एक छोटा सा सर्कुलर फॉर्म में एक चार्ट बना हुआ है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करें। हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब, लाइब्रेरीज, चर्च, रिक्रिएशन क्लब्स, टेम्पल्स, धर्मशालास, ऑर्फनेज एटसेट्रा। सच ऑर्गेनाइजेशंस मे और मे नॉट हैव ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ये कुछ ऐसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिए हैं जिनकी हो सकता है कि कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी हो, बट हो सकता है कुछ की ना हो, ठीक है। इफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर कैरिंग ऑन बाय सच एंटिटीज, अगर कुछ एंटिटीज, कुछ यूनिट, एंटिटी यानी कुछ यूनिट इनकी के द्वारा कोई अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, देन द प्रॉफिट अराइजिंग देयर फ्रॉम इज यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच सच ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड। तो अगर ऐसी जो यूनिट है वहां से इनकी कुछ अर्निंग हो रही है, कुछ प्रॉफिट अर्निंग हो रहा है, सो उस प्रॉफिट को भी ये इस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको प्रमोट करने में वो लगा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्पोर्ट क्लब हैज रन अ रेस्टोरेंट, द प्रॉफिट ऑफ सच अ रेस्टोरेंट इज यूज्ड टू प्रमोट द सर्विस ऑब्जेक्टिव। मान के चलिए कोई स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, कहने को वो एनजीओ है लेकिन वो स्पोर्ट्स क्लब जो है वो एक अपना रेस्टोरेंट चला रहा है, ठीक है। तो अगर उस रेस्टोरेंट से जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो उस प्रॉफिट को भी वो यूज़ करते हैं जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सर्विस ऑब्जेक्टिव से हमारे जो लोगों की सर्विस देना है उनको प्रमोट करने में भी अपना कुछ वो पैसे लगाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इतना अभी हमने पढ़ लिया है लास्ट 10-15 मिनट में, तो आई थिंक आपके माइंड में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आ रहे होंगे। आपके माइंड में ये भी आ रहा हो कि हाँ मैंने वो वाला ऑर्गेनाइजेशन देखा है सर, मैंने उस एनजीओ को देखा है, या हाँ हमारे घर में कोई रिलेशन में कोई है जो इस टाइप से एनजीओ चलाते हैं या जो लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा, बहुत सिंपल सा हमारा, अगर मैं एक बहुत सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करूँ तो आप ये मान के चलिए, अगर आप विदाउट टेकिंग एनी इंटरेस्ट, ठीक है, अगर आपको किसी प्रॉफिट वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप सिंपल लोगों की हेल्प करना चाहते हैं बिना किसी उसके भेदभाव के, बिना किसी आपको किसी फीडबैक के, बिना किसी लालच के, तो आप ये मान के चलिए आप अगर लोगों की मदद कर रहे हैं तो उस मदद करने में आपका जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं, उन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को हाउ डू इट मेंटेन, आप कैसे मेंटेन करोगे, ठीक है, आप कैसे मेंटेन करते हो, तो जो मेंटेन करना है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिरकार क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्लियर है। जो नॉर्मली जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ तो आपको पता ही क्या क्या बनता है, क्लास 11th में डिस्कस करा हमने, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, और पार्टनरशिप फॉर्म अगर हमने पढ़ी है तो इसमें भी आपको पता है क्या क्या हमारे बनाते हैं। कंपनीज अकाउंट आप बाद में पढ़ेंगे क्या क्या बनता है, लेकिन यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव इनका है ही नहीं, तो फिर क्या बनाइए, फिर इसके लिए कुछ हम अकाउंट्स, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम मेंटेन करके चलते हैं, और वो क्या मेंटेन होते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। देखिए, देयर आर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओनली 3, केवल ये 3 ही बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इन तीनों में किस किस तरह से बनते हैं, क्या है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज merely a summary of the transactions appearing in the cash book। कुछ नहीं है अकाउंट ये, एक्चुअली जो आप कैश बुक मेंटेन करते हैं, जो हम डेली कैश बुक मेंटेन करते हैं, तो डेली कैश बुक की एक तरीके से समरी है, ठीक है। समरी मतलब जैसे कैश बुक आप डेली मेंटेन करते हैं या वीकली मेंटेन करते हैं, ठीक है, हर मंथ की मेंटेन होती है। अब और ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है
ये एट द एंड ऑफ द ईयर, ये साल के लास्ट में या साल में किसी एक दिन आप पूरी कैश बुक की समरी तैयार कर लेते हैं। अब वो समरी क्या है, जो 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 ट्रांजेक्शंस होती हैं, जो टर्म्स होती हैं, वो टोटल आप इसमें पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑल रिसीट्स आर शोन ऑन इट्स डेबिट साइड, सारे के सारे जो डेबिट साइड्स होती है रिसीट्स होती हैं, एंड जो क्रेडिट साइड्स है वो पेमेंट होती हैं। बस यहाँ ध्यान देना, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे अकाउंट होते हैं उसमें डेबिट साइड जो होती है वो एक्सपेंस साइड होती है, बट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे आप ये मान के चलिए कैश बुक की तरह है ना, जैसे आप कैश बुक बनाते हो तो कैश बुक में डेबिट साइड में क्या होती है आपकी अर्निंग, और क्रेडिट साइड में आपकी क्या होती है सारी की सारी पेमेंट एक्सपेंस। सो सेम वही है। तो अगर मैं यही कहूँ कि बिल्कुल सेम टू सेम ये कैश बुक है तो शायद गलत नहीं होगा, सिंगल कॉलम कैश बुक हम बोल सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को। बट द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक, इन दोनों के बीच में अगर मैं कहूँ कि एक सिंपल और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस निकल के आता है वो ये आता है दैट कैश बुक इज मेंटेन ऑन डेली बेसिस, वो डेली बेसिस बनती है, बट दिस अकाउंट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बस ये मेन है, बाकी समराइज फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व्स द नेम पर्पस फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ बिजनेस। बिल्कुल सेम ऐसे काम करता है जैसे किसी बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल क्लास 11th में हमने सिंगल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स मेंटेन करने सीखे थे, तो वहाँ पे हम क्या करते थे बिजनेस में, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बनाते थे, है ना। तो जस्ट लाइक योर P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे हम बनाते थे, वहाँ पे आपका क्या निकल के आता था, प्रॉफिट या लॉस। सेम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो अकाउंट प्रिपेयर होता है वो आपका प्रिपेयर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर मैं एक बात आपसे कहूँ कि P&L अकाउंट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बोथ आर सेम। अब यहाँ सेम का मतलब ये नहीं है, सेम का मतलब इनकी नेचर से सेम है। ठीक है, डेबिट साइड में सारे के सारे हमारे एक्सपेंस आते हैं, क्रेडिट साइड में सारी हमारी इनडायरेक्ट इनकम आती है, बट यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंस किस किस रेस्पेक्ट में होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा न्यूमेरिकल होगा। क्लियर है। इसमें आगे लिखा है इट्स अ नॉमिनल अकाउंट एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्रुअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, है ना। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11 में हमने डिस्कस करें, तो उसमें आपका है ये कि एक्रुअल बेसिस से हमारा एक्रुअल कंसेप्ट पे ये फॉलो होता है। एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। एज यू नो वेरी वेल बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे होती है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज एट अ पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट पे। अब देखिए बैलेंस शीट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बैलेंस शीट चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की हो, दोनों बिल्कुल सेम होती है, सेम इनकी नेचर होती है, लायबिलिटी, एसेट्स, अमाउंट, समथिंग। बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या आता है, किस तरह करते हैं, वो जब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल तब देखेंगे। क्लियर है। तो अब तक जो हमने क्लास ले ली है, एक बात तो क्लियर हो गया आपको, क्लियर कि हाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी नेचर क्या होती है, और मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो एनजीओ जितने होते हैं, ठीक है, जो सोशल वेलफेयर की हमारी जो सोसाइटीज़ होती हैं, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर। नाउ मूव टू द अदर पॉइंट, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स और टर्मिनोलॉजी ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर टर्मिनोलॉजी की मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है, वो अब हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट टर्म इसमें आती है लीगेसी। एक्चुअली ये जो मैं पॉइंट्स डिस्कस करने आपसे जा रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स आपके सामने शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना, तब बहुत यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि आज थ्योरी सेशन है हमारा, सो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, क्योंकि अगर आपने थ्योरी समझ में नहीं आएगी तो फिर न्यूमेरिकल मैं कोशिश करूँगी जैसे समझाने की, आपको समझ में नहीं आने वाला, केवल आप रटेंगे, कुछ फायदा नहीं है। क्लियर। सो फर्स्ट पॉइंट इज लीगेसी। Legacy represents the amount of property received by organizations under a will on the death of contribution। अब ये क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर है कि लीगेसी प्रॉपर्टी की एक ऐसी अमाउंट होती है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसीव होती है। कब होती है, अंडर अ विल और डेथ ऑफ द कंट्रीब्यूशन। एक्चुअली हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि किसी ने अपनी विल, वसीयत जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, डेथ के टाइम उसने अपनी वसीयत पहले लिखवाई थी, उसने ये लिखा था कि भाई अगर मेरी डेथ हो जाती है तो उसके बाद मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर जो हमारी अनाथालय है या कोई एनजीओ है, ये उसको दान देनी चाहिए। ठीक है, तो वही हुआ, तो उस व्यक्ति की डेथ के बाद सारी की सारी जो उसकी प्रॉपर्टी या जो भी उसमें शेयर था वो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एनजीओ को मिल गया। ठीक है, सो दैट अमाउंट इज टर्म्ड एज लीगेसी। सो लीगेसी रिसीव्ड, है ना, लीगेसी मिल गई उसको, किसको मिल गई, ऑर्गेनाइजेशन को मिल गई, है ना।
तो ये बात ध्यान देना। एंट्रेंस फी क्या होती है? सिंपल है, नाम से ही शो हो रहा है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेते हैं तो सेंट्रिकली फी होती है, जस्ट लाइक एंट्री फी। सो इट्स कॉल्ड एडमिशन फी। इट्स अ फी पेड बाय मेंबर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये जो एनजीओज होते हैं ना, इसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप लोग डिस्कस करना अपने पेरेंट्स से या अपने किसी रिलेटिव से कि कोई ना कोई आपको ऐसे मिलेंगे रेस्पेक्टेड पर्सन जो किसी पर्टिकुलर एनजीओ से या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उस जुड़े होने का मतलब क्या होता है कि जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन को नीड होती है, ज़रूरत होती है किसी सजेशंस की, फाइनेंशियल समथिंग, कोई आइडियाज़, कुछ न्यू स्किल जनरेशन, सो वो जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी बात रखते हैं। ठीक है, लाइक आपके घर में आपके फादर आपके मेन फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, मेन हेड है। तो अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना है तो वो अपने घर में अपने और जो घर के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और बच्चों से कोई ना कोई राय पे मशवरा करते हैं, तो फाइनली डिसीजन वो लेते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो वो अपने मेंबर्स से क्या करते हैं, कोई ना कोई प्लान उन्हें आगे बढ़ाना है या फिर कुछ भी करना है। तो अब एक्चुअली मेंबर्स कब बनेंगे? मेंबर्स कब बनेंगे? जब आप उसकी एक छोटी सी एडमिशन फी देंगे, एंट्रेंस फी देंगे जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें भी एंट्रेंस फी रखी जाती है और जो फी ही कलेक्ट होती है, इस फी से वो अपने जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, जो एक्सपेंसेस हैं उनके, वो उसे करते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज ग्रांट। इट इज़ एन एड issued by a government agency to any not for profit organizations for a specific purpose or general purpose। aid means help, सहायता। ठीक है, ये गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा और सीधे सीधे गवर्नमेंट या इनडायरेक्टली वे में जो एजेंसीज होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा एक एड मिलती है, एक हेल्पिंग अमाउंट मिलती है। ठीक है, और ये हेल्पिंग अमाउंट काफ़ी बल्क होती है, ध्यान देना, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस या जनरल पर्पस के लिए होती है। ठीक है, यहाँ जनरल और स्पेसिफिक एज यू नो आप समझ गए होंगे। जनरल जो छोटे मोटे हमारे जो नॉर्मल हमारे पर्पस होते हैं, और स्पेसिफिक पर्पस कोई मेन होता है और बहुत बड़ा हमारा ये होता है। और स्पेसिफिक पर्पस जो होते हैं वो लॉन्ग रन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो स्पेसिफिक ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड जनरल ग्रांट में बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम एंड शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको इसके फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं बताया क्योंकि वो नेक्स्ट सेशन में होगा, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बता दिया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप सेम मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इनडायरेक्ट इनकम शो करते हैं, सेम यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, मैंने डिस्कस किया यहाँ पे कि दैट अमाउंट ऑफ ग्रांट शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम क्रेडिट साइड में ही शो करेंगे। क्लियर। फोर्थ पॉइंट इज डोनेशन। डोनेशन तो कहने वाली बात नहीं है, सबको इसका मीनिंग पता है कि डोनेशन मीन्स क्या होता है। डोनेशन मीन्स दान देना। ठीक है, अब वो आप चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दें, किसी भी व्यक्ति को दें, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं। सो इट इज़ एन अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड नॉट पीरियडिकली। ध्यान देना, विदाउट एनी कंसिडरेशन। हम जब डोनेशन देते हैं ना तो डोनेशन में कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है मैंने तुम्हें पैसे दिए तुम मुझे ये चीज़ दो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो वो डोनेशन किस बात का डोनेशन माना जाएगा? क्लियर है। तो ये ध्यान देना, विदाउट एनी कंसिडरेशन, कोई भी हमें कंसिडरेशन नहीं रखना होता है और आपके मन में जितने भी आपकी एबिलिटी है, जो भी आपकी चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग आप डोनेशन यू कैन गिव। ओके, देखिए डोनेशन हैज़ टू टाइप्स। डोनेशन दो टाइप्स के होते हैं, तो वो दोनों टाइप्स यहाँ डिस्कस करने बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन में ये कई बार इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। Types of donation, there are two types: general donation, specific donation. What is general donation? So general donation is received, is not for a specific purpose and can be utilized for any person. General donation कोई भी यूटिलाइज कर सकता है और ना ही कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमें वो रिसीव होता है। क्लियर है। सो इट इज नोन एज अ जनरल डोनेशन और ये इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? जस्ट लाइक रेवेन्यू रिसीट। देखिए रेवेन्यू रिसीट मानी जाती है, रेवेन्यू जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपकी हेल्प करती है, आपकी इनकम को बढ़ाती है, एंड कैपिटल होती है जो लॉन्ग रन तक आपको फायदा प्रोवाइड करती है। क्लियर है। एंड सेकंड इज स्पेसिफिक डोनेशन, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। अब मान के चलिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत छोटा सा एग्जांपल मान के चलिए। फॉर एग्जांपल आप अपनी शॉप चला रहे हैं, ठीक है, आप अपनी शॉप चला रहे हैं और आप अपनी शॉप पे बैठे हैं। ठीक, आप शॉप पे बैठे हैं, आपने सुबह 9-10 बजे आपने अपनी शॉप ओपन कर ली और लगभग 11-12 बजे करीब कोई बाहर कोई बैगर आता है। ठीक, अब वो आपके सामने डिमांड करता है कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ
मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ दे दो। ठीक है, आपने उसको खाना ना खिला दिया, आपने उसे 50-60 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये आपने दे दी उसे। ठीक है, आपने हेल्प कर दी। सो ये आएगा डोनेशन। ठीक है, ये आएगा जनरल डोनेशन। हम जनरली रोज के देते रहते हैं, कभी 10, कभी 15, कभी किसी को भूखे को खाना खिला दिया, कभी ये। तो ये आप ये सिंपल जनरल डोनेशन माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी शॉप पे आप बैठे हैं और कोई ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, कोई 2 या 3 रेस्पेक्टेड पर्सन आते हैं और आपके सामने आके अपना पूरा पर्सनल अपना पूरा जो उनका एजेंडा होता है, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो उनका एम है फॉर डिमांडिंग द मनी और वी कैन से डोनेशन, तो वो पूरा आपको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि हम वहाँ से आए हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये है, हमारे इसकी जो मेन ब्रांच है, जो मेन हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, और इसके इंडिया में जगह जगह 5-6 ब्रांच है। और हम जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं, और हम एक रिहेबिलिटेशन सेंटर अपने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे खोलना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें फंड की नीड है बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो आप जो दे सकते हैं वो देना चाहें। तो एक्चुअली ये कहलाता है स्पेसिफिक, क्योंकि ये जो डोनेशन है वो स्पेसिफिकली वो बिल्डिंग बनाने के लिए मांग रहे हैं सबसे। ठीक, तो ये इसे हम डालते हैं कैपिटल रिसीट्स की नेचर में मानते हैं, क्योंकि एक बार वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो लॉन्ग रन तक वो आपको फायदा पहुंचाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो 2 टर्म होते हैं, रिवेन्यू एंड कैपिटल। फिफ्थ पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन। इट इज द अमाउंट पेबल by members of not for profit organization for renewal for membership periodically. It is a recurring in nature and treated as revenue receipt. देखिए सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन बहुत सिंपल वर्ड है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वर्ड है, बहुत यूज़ करते हैं बच्चे। सब्सक्राइब करना, सब्सक्रिप्शन मीन्स सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि अब हमने उसकी हेल्प लेनी या उसकी सर्विस लेनी शुरू कर दी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इज द प्रोसेस टू टेकिंग अ हेल्प लेने की प्रोसेस होती है। जैसे आप ये मेरे चैनल पे, जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विदाउट फियर, इसमें आप ये सब क्लासेस वगैरह वीडियोस वगैरह लेते हैं, तो ये जो न्यू कैंडिडेट या जो व्यक्ति इस चैनल से ऐड होते हैं, ठीक है, तो वहाँ तक ये कंटेंट पहुँच जाता है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि सामने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, सामने वाली जो यूनिट है, उसकी हेल्प लेना या उसकी सर्विस लेना, चाहे वो किसी रेस्पेक्ट में हो। ठीक है, तो इसकी एक फी जाती है, जिसमें मैं लिखा हुआ है इसमें, इट इज़ अ रिकरिंग नेचर, ये हर साल रिकरिंग होती है, बार बार जाती है, एंड इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट। है ना, क्लियर हो गया? जैसे आप लोग अपने मोबाइल में रिचार्ज वगैरह करवाते हैं या कोई सर्विस सब्सक्राइब करवाते हैं, क्लियर? तो सेम वही है, ये बहुत कॉमन वर्ड है सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा इसमें जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यहाँ। 6 पॉइंट इज लाइफ मेंबरशिप फी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जिनसे कुछ मेंबर्स हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं और हमेशा अपनी सर्विस देना चाहते हैं, चाहे वो किसी फील्ड में हो। सो वो कहलाता है लाइफ मेंबरशिप फी। क्लियर? सो इट इज अ फी रिसीव्ड फ्रॉम दोज मेंबर्स हु डोंट पे पीरियोडिक फी और सब्सक्रिप्शन बट पे अ लमसम अमाउंट टू बिकम अ लाइफ टाइम मेंबर। जो चाहते हैं भाई हम हमेशा आपके इस सोसाइटी के मेंबर बने रहना चाहते हैं, ठीक है, तो वन टाइम फीस कट जाती है, काफ़ी बल्क होती है। अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन्होंने क्या डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो फ़ी होती है, फ़ी की अमाउंट जो ऑर्गेनाइजेशंस को मिलती है वो उससे जो उनके ऑपरेशंस होते हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें वो उसको स्पेंड करते हैं। ओके, सो इट कैन बी शोन बाय द एडिंग टू कैपिटल फंड। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे इसे हाईलाइट कर रखा है। इट कैन बी शोन बाय एडिंग टू कैपिटल फंड। आप इसे कर सकते हैं कैपिटल फंड में ऐड करके, और सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। या तो देखिए हाथों हाथ आपको ये भी क्लियर हो गया कि लाइफ मेंबरशिप फी हम डालते कहाँ पर है। जब आप अकाउंट्स के क्वेश्चन करेंगे, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ये बात क्लियर है कि लाइफ मेंबरशिप फी आपकी बैलेंस शीट में आएगी। बट बैलेंस शीट में इधर यू मे ऐड इन द कैपिटल फंड इन द लायबिलिटी साइड, और यू कैन राइट सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड। ठीक है, या तो आप कैपिटल में ऐड कर दीजिए या आप लायबिलिटी में सेपरेट लिख दीजिए लाइफ मेंबरशिप फी। क्लियर? 7th पॉइंट इज ऑनरियम। ये ऑनरियम क्या होता है हमारा? देखिए ये जो ऑनरियम है, ये वर्ड जो बना है वो ऑनर से बना है। ऑनर मीन्स सम्मान देना, ठीक है, किसी की रेस्पेक्ट करना। सो इट इज एन अमाउंट पेड टू अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉय। या अदर देन एम्प्लॉय का मतलब है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं करने हमें, फॉर रेंडरिंग सम स्पेशल सर्विसेज फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो NGOs होते हैं, इनमें कुछ स्पेशल सर्विस देने के लिए, ठीक है, अपनी जो स्पेशल सर्विस दिया है, ये अपना कुछ भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है या वैल्यूबल टाइम उन्होंने स्पेंड करा है, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसिस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक NPO का, एक NGO का एक एक्सपेंस माना जाता है।
क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए ये सारे पॉइंट्स हमारे पास हैं, ये टोटल मैंने 7 पॉइंट डिस्कस करे आपके सामने, और ये 7 के 7 जो टर्मिनोलॉजी है ये जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आगे, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए आज के क्लास में, आज के सेशन में जो हमें डिस्कस करने थे मेन पॉइंट्स, जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे हमारे, वो मैंने काफ़ी हद तक और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करें हैं। So I think you might have understood all the basic concept about the meaning of NPO features and terminology, etc., etc. Clear? So if you still have a problem, then watch this video after this session once again. Okay, so keep reading, keep practicing, keep studying till then. Goodbye.